बीरबल एक ईमानदार और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। वह प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता था। इसने उन्हें नैतिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाया। बीरबल अक्सर कहते थे, भगवान जो भी करता है वह लोगों की भलाई के लिए ही करता है। कभी कभी वह हमें निर्दयी प्रतीत होता है, लेकिन वह नहीं है। उसके आशीर्वाद को भी कभी कभी अभिशाप समझ लिया जाता है। भगवान आपको थोड़ा दर्द देता है, तुम्हें किसी बड़ी बीमारी से बचाने के लिए। एक दिन एक दरबारी को बीरबल का ईश्वर की स्तुति में बोलना सहन नहीं हुआ। देखो भगवान ने मेरे साथ क्या किया है, उन्होंने कहा। पिछली रात मैं मवेशियों के लिए पुआल और घास काट रहा था, तभी गलती से मेरी अपनी छोटी उंगली कट गई। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा किया है? मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि भगवान जो भी करता है वह व्यक्ति की भलाई के लिए ही करता है, बीरबल ने कहा। भगवान के कृत्य में कुछ अच्छा खोजने की बीरबल की अन्यायपूर्ण कोशिश से दरबारी और अधिक क्रोधित हो गए। अनुसूचित जाता है उसके लिए बहुत दर्दनाक। उसने अपनी उंगली खो दी और फिर भी बीरबल ने कहा कि भगवान महान थे। कई अन्य दरबारियों ने भी क्रोधित दरबारी की बात का समर्थन किया। अकबर ने कहा, हम आश्वस्त नहीं हैं, बीरबल। मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि हमेशा उसकी प्रशंसा क्यों की जानी चाहिए, भले ही उसने किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया हो। मुझे लगता है कि कम से कम इस मामले में भगवान की प्रशंसा नहीं की जानी चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज जरा ठहरिए और देखिए। 3 महीने बीत गए। एक दिन वह दरबारी, जिसकी उंगली कट गई थी, शिकार के लिए घने जंगल में चला गया। जब वह एक हिरण का पीछा कर रहा था तो वह अपने आदमियों से अलग हो गया। अचानक आदिवासियों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया। वे मानव बलि में विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने दरबारी को पकड़ लिया और उसे देवता के सामने बलि चढ़ाने के लिए अपने मंदिर में ले गए। मंदिर के पुजारी ने उसके हाथों की जांच की तो उसकी एक उंगली गायब थी। आदिवासी मंदिर के पुजारी ने कहा, नहीं, हम उसकी बलि नहीं दे सकते। 9 अंगुलियों वाले इस व्यक्ति की हमारे देवता को बलि दी जाती है, इससे हमारे समुदाय को नुकसान होगा। हमारे देवता अधूरे बलिदान से प्रसन्न नहीं होंगे। हम बीमारियों और भारी बारिश और बाढ़ से परेशान होंगे, इसलिए इस अधूरे व्यक्ति को जाने दें। इस प्रकार दरबारी को मुक्त कर दिया गया। जल्द ही वह घर लौट आया। अगले दिन वह दरबार में बीरबल के पास गया और रोने लगा। जब अकबर दरबार में दाखिल हुए तो दरबारी को बीरबल के सामने रोते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गए। क्या हुआ है आपको? सम्राट से पूछा। दरबारी ने सारी कहानी सुनाई। अब मुझे विश्वास है कि भगवान जो कुछ भी करता है वह इंसान की भलाई के लिए ही करता है। अगर मैंने किसी दुर्घटना में अपनी उंगली नहीं खोई होती तो मैं बलिदान हो गया होता। यही कारण है कि मैं रो रहा हूँ। ये आंसू खुशी के हैं, मुझे खुशी है कि मैं अभी भी जीवित हूँ। भगवान में विश्वास के लिए बीरबल की आलोचना करना गलत था। अकबर मुस्कुराए और अपने दरबारियों के चेहरे की ओर देखने लगे, मानो मौन होकर कह रहे हों कि वह भी बीरबल जैसे व्यक्ति को अपने साथ दरबार में पाकर बहुत खुश हैं। अकबर की मां की मृत्यु तब हो गई जब वह बहुत छोटा था। चूंकि वह तब बच्चा ही था, उसे पोषण के लिए मां के दूध की आवश्यकता थी। महल में एक नर्स थी। उसका भी एक बच्चा था और वह उसे स्तनपान कराती थी। वह युवा अकबर को स्तनपान कराने के लिए भी सहमत हो गईं। इसलिए अकबर और नर्स का बच्चा दोनों नर्स का स्तन का दूध साझा करते थे। नर्स के बेटे का नाम हुसिफ था। चूंकि हुसिफ और अकबर दोनों एक ही महिला का दूध पीते थे, इसलिए वे भाई जैसे थे। अकबर को हुसिफ से बहुत प्रेम था।
इतने वर्ष बीत गए। अकबर सम्राट बन गया और उसने खुद को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक साबित कर दिया। लेकिन हुसिफ शाही दरबार में एक साधारण दरबारी भी नहीं बन सका। उसने ऐसे लोगों से दोस्ती की जो जुआ खेलना पसंद करते थे और बेकार चीजों पर पैसा खर्च करते थे। धीरे धीरे एक समय ऐसा आया जब हुसिफ के पास 2 जून की रोटी के लिए भी पैसे नहीं बचे। लोगों ने उन्हें अकबर से जाकर मिलने की सलाह दी। हुसिफ को देखकर अकबर ने उसे ऐसे गले लगाया जैसे वह उसका अपना भाई हो। इतने दिनों बाद हुसिफ को देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसकी हर संभव मदद करना चाहता था। अकबर ने हुसिफ को अपने दरबार में दरबारी नियुक्त किया। हुसिफ को एक बड़ा घर, नौकर चाकर और गाड़ियां दी गईं। उन्हें अपने निजी खर्चों के लिए हर महीने एक बड़ी रकम भी दी जाती थी। अकबर ने हुसिफ से कहा, मुझे आपकी अन्य जरूरतें भी पूरी करने में खुशी होगी। यदि आप हैं तो कृपया संकोच न करें। हुसिफ ने कहा, आपने मुझे जो दिया है वह मेरे लिए विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए पर्याप्त है। महाराज, आपने मुझे सम्मानजनक स्थिति में रखा। मैं अब सम्मान के साथ चल सकता हूँ। मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं है। इसके अलावा यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि इस देश के सम्राट का मेरे साथ भाईचारा का रिश्ता है। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए आप? इतना कहकर हुसिफ ने अपना सिर खुजलाया और एक उपकार भरी मुस्कान बिखेरिए। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी और चीज की जरूरत है। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे बिंता जैसे किसी व्यक्ति की कंपनी में रहना चाहिए, हुसिफ ने कहा। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं भी उसी तरह मुझे सलाह देना चाहता हूँ जिस तरह वह तुम्हें सलाह देता है, कोई उसके जैसा। बादशाह ने हुसिफ की इच्छा पूरी करने का निश्चय किया। उसने भाई को बुलाया। हुसिफ मेरे लिए भाई जैसा है, उसने बीरबल से कहा। मैंने उसे आराम से जीवन जीने के लिए सब कुछ दिया, लेकिन वह चाहता है कि कोई आपके जैसा हो जिससे आप बात कर सकें। वह चाहता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जो बिल्कुल आपके जैसा हो, जैसे कि आपका अपना भाई जो मेरे भाई का मनोरंजन कर सके। वह हो सकता है कोई बातूनी नहीं, लेकिन वह जो भी बोलता है उसका कोई गहरा मतलब होना चाहिए। क्या तुम मेरी बात समझते हो, बीरबल? आप महाराज, बीरबल ने कहा, आप चाहते हैं कि मैं किसी को ढूंढूं मेरे भाई जैसा है। सही है, सम्राट ने कहा। बीरबल ऐसे लोगों के बारे में सोचने लगा जो हुसिफ के भाई जैसे थे। वह भाग्यशाली था कि उसे अकबर जैसा भाई मिला जिसने उसे सुख सुविधाएं प्रदान की। लेकिन हुसिफ ने जिस तरह से उसके जैसा कुछ मांगा था वह बीरबल को पसंद नहीं आया। अकबर बीरबल का बहुत आदर करते थे। बीरबल भी बादशाह के प्रति प्रेम भाव रखता था, लेकिन हुसिफ किसी भी स्थिति में अपने पक्ष में किसी के योग्य नहीं था। जैसे बीरबल अकबर के यहाँ थे। अभी बीरबल इस मामले को सुलझाने का कोई उपाय सोच ही रहे थे कि गौशाला से चिल्लाने की आवाज आने लगी। बीरबल अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसे कोई ऐसा मिल गया था जो उसके भाई जैसा था। अगले दिन वह बैल के साथ महल में सम्राट से मिलने गया। तुम इस बैल को यहाँ क्यों लाए हो? बीरबल उनसे पूछा। महाराज, वह मेरा भाई है, बीरबल ने कहा। चूंकि बौट का पालन पोषण उसी गाय माता के दूध से हुआ है, इसलिए वह मेरे भाई जैसा है। वह कम बोलता है, लेकिन किसी भी मुद्दे पर सलाह दे सकता है जिसे सुनने वाला उसे समझ सके। इसलिए यह बैल उसकी इच्छा को पूरा करता है कि उसके जैसा कोई हो मुझे। अकबर खुश हुआ। बीरबल ने अपनी आंखें खोलीं और महसूस किया कि बीरबल जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि अकबर जैसा कई अन्य व्यक्ति हैं। दोनों बेजोड़। जब लोग एक जैसे सोचते थे। अदालत में कार्यवाही जोरों पर थी।
दरबारी एक ऐसे विषय पर चर्चा करने में व्यस्त थे जो प्रशासन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। वे एक एक कर इस मामले पर अपनी राय रख रहे थे। सम्राट ने देखा कि सबकी अपनी अपनी राय है। सम्राट को अब आश्चर्य होने लगा कि लोग एक जैसा क्यों नहीं सोच सकते। लोग हमेशा अलग तरह से क्यों सोचते हैं? बीरबल अकबर ने बीरबल से पूछा। ऐसा हमेशा नहीं होता महाराज, बीरबल ने कहा। वहाँ हैं सामान्य चिंता के मुद्दे भी, जब लोग अधिकतर एक जैसे सोचते हैं। उसी शाम जब सम्राट टहल रहे थे बगीचे में, उन्होंने फिर से मुद्दा खोला और बीरबल के साथ चर्चा शुरू की। उस पेड़ के पास एक कुआं है। बीरबल ने बगीचे में एक कुएं की ओर अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा। मैं यह साबित करने की कोशिश करूंगा कि जब कोई मुद्दा सभी लोगों के लिए समान होता है तो वे एक जैसा सोचते हैं। दूसरे शब्दों में, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर लोग एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। अकबर कुछ सेकंड तक कुएं की ओर देखते रहे और फिर बोले, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम अपनी बात साबित करने के लिए क्या रास्ता अपनाओगे। मैं करूंगा, बीरबल ने कहा। कृपया एक शाही घोषणा करने की व्यवस्था करें कि इस नगर के सब गृहस्वामी अमावस्या के दिन एक लोटा दूध लेकर इस बगीचे में आए और हम में डालें। यह एक बड़ा नगर है और यदि प्रत्येक गृहस्वामी इस सूखे कुएं में एक लोटा दूध डाले, यह जल्द ही दूध से भर जाएगा। सम्राट इस विचार पर प्रसन्न हुआ और हंसने लगा। फिर उन्होंने बीरबल की सलाह के अनुसार एक आदेश पारित किया। पूरे शहर में मुनादी करवा दी गई कि उस दिन हर घर से एक बर्तन भर दूध सम्राट के बगीचे में ले जाना चाहिए। नए चांद के दिन इसे बगीचे के कुएं में डाल दो। इसलिए अमावस्या के दिन लोग बगीचे में कतारबद्ध हो गए। उन्हें हाथों में दूध के बर्तन लिए हुए देखा गया, जो मधुमक्खी की कतार बनाकर उसे कुएं में डाल रहे थे। बादशाह और बीरबल ने दूर से लोगों को ऐसा करते देखा और मुस्कुराए। शाम होने से पहले ही कुएं में दूध डालना खत्म हो गया। यह नोट किया गया कि राजधानी के सभी गृहस्थों या उनके प्रतिनिधियों ने इस गतिविधि में भाग लिया था। फिर बादशाह और बीरबल कुएं के पास गए और उसमें देखा। कुआं लबालब भरा हुआ था, लेकिन दोनों ने आश्चर्य से देखा कि कुआं दूध से नहीं बल्कि केवल सादे पानी से भरा हुआ था। दूध का तो नामोनिशान ही नहीं था। अकबर ने बड़े आश्चर्य से बीरबल की ओर देखा और बोले, यह कैसे? घोषणा तो दूध डालने की हुई थी, पानी डालने की नहीं। फिर इन लोगों ने कुएं में पानी क्यों डाला? इस पर बीरबल खूब हंसे और बोले, यही तो मैं साबित करने की कोशिश कर रहा था महाराज। मैंने आपसे कहा था कि कुछ मुद्दे हैं जिन पर लोग एक जैसा सोचते हैं, और यह एक ऐसा ही उदाहरण है। लोग अपना कीमती सामान बचाना चाहते हैं। उन्होंने सोचा कि सूखे कुएं में एक लोटा भर पानी डालना बिल्कुल बेकार है। इसलिए हर कोई एक लोटा पानी ले आया और सोचा कि दूसरे व्यक्ति को कभी पता चलेगा कि वह क्या कर रहा है। अंतिम परिणाम यह हुआ कि कुआं केवल पानी से भरा है और कोई चक्की नहीं है। बादशाह ने बीरबल की ओर प्रशंसा भरी दृष्टि से देखा और उसके बाँ को प्यार से थपथपाया। बीरबल ने अपनी बात साबित कर दी कि कुछ मुद्दे थे जिन पर लोग विचार कर रहे थे। सम्राट ज्वर से पीड़ित थे। चिकित्सकों का एक समूह उनकी देखभाल में लगा हुआ था। कुछ दरबारी सम्राट के सिरहाने बैठे हुए उनकी चापलूसी करने का प्रयास कर रहे थे। सम्राट सीने में दर्द के कारण अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहे थे। फिर भी दरबारी उससे बातें कर रहे थे। आपने दरबारियों को सम्राट से बात करने की अनुमति क्यों दी है? बीरबल ने हकीमों से पूछा। एक चिकित्सक ने कहा, ठीक है, हमने उनसे सम्राट को कुछ कहानियां सुनाने के लिए कहा था। महामहिम को उचित नींद नहीं मिल रही है। हमारी दवाइयां ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रही हैं। इसलिए
उन्हें कुछ दिलचस्प कहानियों से खुश करने के लिए हमने दरबारियों को उनसे बात करने की अनुमति दी है। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए बाध्य हूं कि वे उसे कहानियां नहीं सुना रहे हैं, वे केवल उसकी चापलूसी कर रहे हैं, बीरबल ने कहा। वे उसे बता रहे हैं कि वह कितना मजबूत और सुंदर है। वे उसे बता रहे हैं कि उसने कितनी बहादुरी से केवल एक ही दिन में 4 बाघों को मार डाला और कितनी बहादुरी से उसने अपने दुश्मनों से लड़ाई की और कितनी बहादुरी से उसने युद्धों में अपनी सेना का नेतृत्व किया। क्या आप नहीं देखते कि कितना असहज है वह अब महसूस कर रहा है? उनसे उसे अकेला छोड़ने के लिए कहें। मैं खुद उसे सोने के लिए भेजने की कोशिश करूंगा। तभी एक वरिष्ठ चिकित्सक बादशाह के बिस्तर के पास गया और दरबारियों से कहा, कृपया बीरबल को बादशाह को एक कहानी सुनाने का मौका दें। आप सभी जानते हैं कि हमारे बादशाह को बीरबल की संगति में रहना बहुत पसंद है। यह सुनकर दरबारी नाराज हो गए, लेकिन चूंकि उनकी कहानियां सम्राट को सोने में विफल रही थीं, इसलिए उन्हें वरिष्ठ चिकित्सक की सलाह का पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं तुम्हें देखने के लिए कितनी उत्सुक थी, बीरबल, सम्राट ने धीमे स्वर में कहा। बीरबल ने कहा, मैं आज ही दिल्ली लौटा हूं और मुझे बताया गया कि आप बीमार हैं। चिकित्सकों को विश्वास है कि आप अंदर से बिल्कुल ठीक होंगे। कुछ दिन, लेकिन आपको पूरी नींद लेनी होगी और इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। मेरे दरबारी कहानियां सुनाकर मुझे सुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, सम्राट ने कहा। खूनी युद्धों, मनुष्यों या जानवरों की हत्या की कहानियां सुनाने से आपको कभी नींद नहीं आएगी। अपने आप को ऐसे हिंसक विचारों से मुक्त करने का प्रयास करें। फूलों, पहाड़ों, नदियों, पक्षियों के झुंड, हरे मैदानों, हरी घास पर खेलते बच्चों के बारे में सोचें और इससे तुम्हें अच्छी नींद आएगी, बीरबल ने कहा। अकबर को बीरबल की बात की गहराई समझ आ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रकृति की सुंदरता और आकर्षण, सर्वशक्तिमान की रचना के बारे में सोचने लगा और बिल्कुल शांत हो गया। कुछ देर बाद बादशाह ने जम्हाई ली और कहा, अब मुझे नींद आ रही है। अच्छा, बीरबल ने कहा, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन पक्षियों का एक झुंड आकाश में उड़ रहा था। पक्षी भोजन की तलाश में थे। जब उन्हें आसपास कोई भोजन नहीं मिला, तो वे आगे उड़ गए और एक गांव के पास पहुंच गए। वहां पक्षी कई बड़ी टोकरियों में ढेर सारा अनाज बिना ढक्कन के रखा हुआ मिला। किसानों ने टोकरियों के ढक्कन हटा दिए थे। अनाज को धूप में सुखाना। पक्षियों ने जी भरकर खाया। एक बुद्धिमान गौरैया ने सुझाव दिया, चूंकि हमने भोजन का भंडार खोज लिया है और चूंकि आसपास कोई रक्षक नहीं है, हम सुनहरे अवसर का लाभ उठा सकते हैं। देखो, किसानों ने अपने भविष्य के लिए अनाज का भंडारण करने के लिए बड़ी बड़ी टोकरियां, टहनियां और तिनके बनाए हैं। हम भी इस उदाहरण का उपयोग कर सकते हैं और भविष्य के लिए ढेर सारा अनाज जमा कर सकते हैं। हम में से 10 लोग बरगद के पेड़ के नीचे टोकरियां बनाएंगे और अनाज को इस जगह से अपने घर बरगद के पेड़ तक ले जाएंगे। शाम तक कई यात्राएं करेंगे और कल फिर आएंगे। सभी गौरैया सहमत हो गईं। 20 में से 10 गौरैया टोकरियां बुनने के लिए पत्तियां और तिनके इकट्ठा करने लगीं और बाकी अपनी चोंच में दाना बनाने के लिए अनाज ले जाने लगीं। अचानक बीरबल चुप हो गए। बादशाह ने इंतजार किया और फिर उत्सुकता से कहा, तुम रुक क्यों गए, बीरबल? गौरैया को क्या हुआ? तुम मुझे बच्चों की कहानी सुना रहे हो। चिकित्सक और अन्य लोग हंस पड़े। बादशाह ने अपना मुंह खोला। अच्छा बताओ, आगे क्या हुआ? ओह महाराज, कृपया शाम तक प्रतीक्षा करें, बीरबल ने कहा। गौरैया 1, 2, 3, 4, 5 हैं। अभी भी बरगद के पेड़ पर अपने घर ले जाकर अनाज इकट्ठा करते हैं।
गौरैया चोंच में दाना चुग रही है, उड़ रही है और बार बार लौट रही है। डॉट। बाकी गौरैया भी पेड़ पर टोकरियां बुनने में व्यस्त हैं। ओह, मुझे अब नींद आ रही है, सम्राट ने कहा। जल्द ही वह खर्राटे लेने लगेगा। तब चिकित्सकों ने राहत की सांस ली और उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। बीरबल ने हाल ही में बादशाह को एक साधारण कहानी सुनाई थी जिसमें बच्चों को कहानी में पक्षियों को लगातार घास ले जाते हुए दिखाया गया था। इस प्रकार कहानी जारी रही और कभी भी अंत नहीं आया, जिससे बादशाह को बहुत खुशी हुई और वह जल्द ही सो गए। अनाज को धूप में सुखाना। पक्षियों ने जी भरकर खाया। एक बुद्धिमान गौरैया ने सुझाव दिया, चूंकि हमने भोजन का भंडार खोज लिया है और चूंकि आसपास कोई रक्षक नहीं है, हम सुनहरे अवसर का लाभ उठा सकते हैं। देखो, किसानों ने अपने भविष्य के लिए अनाज का भंडारण करने के लिए बड़ी बड़ी टोकरियां, टहनियां और तिनके बनाए हैं। हम भी इस उदाहरण का उपयोग कर सकते हैं और भविष्य के लिए ढेर सारा अनाज जमा कर सकते हैं। हम में से 10 लोग बरगद के पेड़ के नीचे टोकरियां बनाएंगे और अनाज को इस जगह से अपने घर बरगद के पेड़ तक ले जाएंगे। शाम तक कई यात्राएं करेंगे और कल फिर आएंगे। सभी गौरैया सहमत हो गईं। 20 में से 10 गौरैया टोकरियां बुनने के लिए पत्तियां और तिनके इकट्ठा करने लगीं और बाकी अपनी चोंच में दाना बनाने के लिए अनाज ले जाने लगीं। अचानक बीरबल चुप हो गए। बादशाह ने इंतजार किया और फिर उत्सुकता से कहा, तुम रुक क्यों गए बीरबल? गौरैया को क्या हुआ? तुम मुझे बच्चों की कहानी सुना रहे हो। चिकित्सक और अन्य लोग हंस पड़े। बादशाह ने अपना मुंह खोला। अच्छा बताओ, आगे क्या हुआ? ओह महाराज, कृपया शाम तक प्रतीक्षा करें, बीरबल ने कहा। गौरैया 1, 2, 3, 4, 5 हैं। अभी भी बरगद के पेड़ पर अपने घर ले जाकर अनाज इकट्ठा करते हैं। गौरैया चोंच में दाना चुग रही है, उड़ रही है और बार बार लौट रही है। डॉट। बाकी गौरैया भी पेड़ पर टोकरियां बुनने में व्यस्त हैं। ओह, मुझे अब नींद आ रही है, सम्राट ने कहा। जल्द ही वह खर्राटे लेने लगेगा। तब चिकित्सकों ने राहत की सांस ली और उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। बीरबल ने हाल ही में बादशाह को एक साधारण कहानी सुनाई थी जिसमें बच्चों को कहानी में पक्षियों को लगातार घास ले जाते हुए दिखाया गया था। इस प्रकार कहानी जारी रही और कभी भी अंत नहीं आया, जिससे बादशाह को बहुत खुशी हुई और वह जल्द ही सो गए। छोटी छड़ी। एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। बीरबल अकबर को एक मजेदार कहानी सुना रहे थे। अकबर को इसका आनंद आ रहा था। अचानक अकबर को जमीन पर बांस का एक टुकड़ा पड़ा हुआ मिला। उन्हें बीरबल को चिढ़ाने की एक युक्ति सूझी। उन्होंने बीरबल को बांस का टुकड़ा दिखाया और उनसे पूछा, क्या आप इस छड़ी को बिना काटे छोटा कर सकते हैं? बीरबल ने कहानी सुनाना बंद कर दिया और अकबर की आंखों में देखा। अकबर उसे देखकर शरारत से मुस्कुराया। बीरबल को पता था कि अकबर उनके साथ कुछ मौजमस्ती करने के मूड में हैं। हालांकि एक अजीब सवाल का भी उतना ही अजीब जवाब होना चाहिए। बीरबल ने चारों ओर देखा। उसने देखा कि एक माली हाथ में बांस की लंबी छड़ी लेकर घूम रहा है। बीरबल ने उसे इशारे से बुलाया। जब माली पास आया तो उसने उससे छड़ी ले ली और उसे अपने दाहिने हाथ में ले लिया। फिर उसने बांस की छड़ी, जो सम्राट ने उसे दी थी, अपने बाएं हाथ में पकड़ ली। बीरबल ने बादशाह से कहा, अब कृपया इस छड़ी को देखें। तुम्हारी छड़ी अब छोटी दिखती है। मैंने इसे काटा नहीं है, फिर भी यह अब छोटी लगती है क्योंकि मैंने माली की छड़ी पकड़ रखी है जो लंबी है। अकबर यह सुनकर खुश हुए और उन्होंने बीरबल के कंधे थपथपाए। लगभग शाम हो गई थी। मेहमान एक एक करके चले गए थे।
लेकिन बीरबल ने देखा कि एक मोटा आदमी अभी भी एक कोने में शर्मिला खड़ा है। बीरबल आगे आए और बोले, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। कोई झिझक नहीं, कृपया मुझे बताओ, तुम्हारी समस्या क्या है? बीरबल ने कहा। मोटे आदमी ने कहा, ठीक है, मेरी समस्या यह है कि मैं एक विद्वान व्यक्ति नहीं हूं। मैंने अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं की। अब मुझे इसका पछतावा है। मैं समाज में एक सम्मानित आदमी बनना चाहता हूं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। बीरबल ने कहा, कभी भी देर नहीं होती। यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आप अभी भी एक विद्वान व्यक्ति बन सकते हैं। मोटे आदमी ने कहा, लेकिन ज्ञान हासिल करने में कई साल लगेंगे। मैं प्रसिद्धि कमाने के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकता। मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रसिद्ध होने का कोई त्वरित तरीका है। बीरबल ने कहा, प्रसिद्ध होने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। यदि आप बुद्धिमान व्यक्ति बनना चाहते हैं और प्रसिद्धि कमाना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, और वह भी काफी समय तक। नहीं सर, मुझमें धैर्य नहीं है, मोटे आदमी ने कहा। मैं तुरंत प्रसिद्ध होना चाहता हूं और पंडित जी के नाम से जाना जाना चाहता हूं। बीरबल को पता था कि मोटा आदमी केवल पंडित जी एक विद्वान व्यक्ति कहलाने में रुचि रखता था। ठीक है, बीरबल ने कहा, यहां आपके लिए एक शॉर्टकट तरीका है। कल आप बाजार के पास प्रतीक्षा करें। मेरे आदमी वहां होंगे और वे आपको पंडित जी कहकर संबोधित करेंगे। वे इसे बार बार और ऊंची आवाज में दोहराएंगे। यह आकर्षित करेगा दूसरों का ध्यान भी, वे भी आपको पंडित जी कहने लगेंगे। यह बहुत स्वाभाविक भी है। लेकिन नाटक तभी सफल होगा जब आप उन पर गुस्सा दिखाएंगे और पत्थर फेंकना शुरू करेंगे या हाथ में छड़ी लेकर उनका पीछा करेंगे। आप केवल आक्रमण का दिखावा करना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आप वास्तव में किसी को चोट न पहुंचाएं। अगली सुबह, जैसा कि बीरबल ने कहा था, वह मोटा आदमी एक व्यस्त बाजार के पास खड़ा था। बीरबल के आदमी वहां आए और उसे ऊंची आवाज में बुलाने लगे, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। मोटे आदमी ने सड़क से एक छड़ी उठाई और बीरबल के आदमियों को मारने का नाटक करते हुए उनका पीछा किया। बीरबल के आदमी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाने लगे, लेकिन वे ऊंची आवाज में पंडित जी शब्द दोहराते रहे। जल्द ही आसपास घूम रहे कई युवा लड़के चिल्लाने लगे, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। देखते ही देखते एक मजेदार सीन क्रिएट हो गया। वह मोटा आदमी लोगों का पीछा कर रहा था और लोग नाच रहे थे, हंस रहे थे और उसे पुकार रहे थे, पंडित जी। इससे वह मोटा आदमी पंडित जी के नाम से लोकप्रिय हो गया। लोग जब भी उन्हें देखते तो पुकारने लगते, पंडित जी। दरअसल लोग उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उन्हें पता था कि वह हाथ में छड़ी लेकर पागलों की तरह उनका पीछा करेगा। लेकिन मोटा आदमी यह सोचकर खुश था कि कम से कम वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति था। महीने बीत गए। मोटा आदमी थक गया था। अब उसे एहसास हुआ कि लोग आदर के कारण उसे पंडित जी नहीं कहते थे। उन्हें पंडित जी कहने में ही आनंद आता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई उन्हें पंडित जी कहेगा तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा। क्या वे मुझे पागल आदमी समझते हैं? उसने खुद से सवाल किया। इस विचार ने उसे इतना परेशान कर दिया कि वह फिर बीरबल से मिलने गया। उन्होंने बीरबल से कहा, मैं केवल पंडित जी के रूप में नहीं जाना चाहता। मुझे पंडित जी कहलाना बहुत पसंद था और कई दिनों तक मैंने इस रुतबे का भरपूर आनंद लिया। लेकिन अब मैं थक गया हूं। लोग मेरा सम्मान नहीं करते। वे केवल मेरा मजाक उड़ाते हैं।
मोटे आदमी को अपने भाग्य पर विलाप करते हुए सुनकर बीरबल हंसे और बोले, मैंने तुमसे कहा था कि तुम लंबे समय तक अपने आप को एक विद्वान व्यक्ति होने का दिखावा नहीं कर सकते। लोग तुम्हें कभी भी वह नहीं कहेंगे जो तुम नहीं हो। क्या तुम्हें लगता है कि वे सभी मूर्ख हैं? अब कुछ महीनों के लिए किसी दूसरे शहर में चले जाओ। जब तुम लौटोगे तो उन लोगों को नजरअंदाज करो जो फिर तुम्हें पंडित जी कहकर मजाक उड़ाने की कोशिश करेंगे। जल्द ही लोगों को एहसास हो जाएगा कि आपको पंडित जी कहने में कोई मजा नहीं है, इसलिए वे धीरे धीरे इस बारे में भूल जाएंगे। मोटे आदमी ने बीरबल की बात मान ली। कुछ महीनों के बाद जब वह दूसरे शहर से लौटा तो लोगों ने उसे पंडित जी कहकर चिढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी अनदेखी कर दी। अब वह मोटा आदमी अपने ही नाम से जाना जाने से खुश था। इस घटना से उन्हें यह सबक मिला कि प्रसिद्ध होने का कोई त्वरित तरीका नहीं है। 7. अजीब स्थिति। दिल्ली शहर में रामदास और धनदास नाम के दो लोकप्रिय साहूकार रहते थे। रामदास एक ईमानदार आदमी थे।